नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर्वत यात्रा को लेकर आया। प्रातःकाल मोहम्मद गुलबाज खान ने नमाज पढ़ी, कपड़े पहने, मेहरी से किराए की गाड़ी लाने को कहा। श्री बेगम ने पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ जाने का इरादा है? गुल साहब, जरा छोटे साहब को सलाम करने जाना। श्री बेगम, तो पैदल क्यों नहीं चले जाते? कौन बड़ी दूर है गुल साहब? जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसमें जबान न खोला करो। तभी श्री बेगम पूछती है, पूछती तो हूँ, पैदल चलने में क्या हरज है? गाड़ी वाला 1 रुपये से कम न लेगा। गुल खान साहब हंसकर, हुक्काम किराया नहीं देते, उसकी हिम्मत है कि मुझसे किराया मांगे, चालान करवा दूं। श्री बेगम, तुम तो हकीम भी नहीं हो, तुम्हें वह क्यों ले जाने लगा? गुल खान साहब, हकीम कैसे नहीं हो? हकीम के क्या सींग पूछ होती है जो मेरे नहीं है? हकीम का दोस्त हकीम से कम रौब नहीं रखता। अहमक नहीं हूँ कि 100 काम छोड़कर हुक्काम की सलामी बजाया करती हूँ। यही इसी की बरकत है कि पुलिस माल दीवानी के अलाकार मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं। थानेदार ने कल जो सौगात भेजी थी वो इसलिए मैं उनका दामाद तो नहीं हूँ, सब मुझसे डरते हैं। इतने में महरी एक तांगा लाई। खान साहब ने फौरन साफा बांधा और चले। श्री ने कहा, अरे तो पान तो खाते जाओ गुल साहब। हाँ लाओ, हाथ में मेहंदी भी लगा दो। अरे नेकक, हुक्काम के सामने पान खाकर जाना बेअत भी है। श्री बेगम, आओगे कब तक? खाना तो यही खाओगे। गुल साहब खान, तुम मेरे खाने की फिक्र न करना, शायद कुंवर साहब के यहाँ चला जाऊं, कोई मुझे पूछे तो कहला देना बड़े साहब से मिलने गए। खान साहब आकर तंगे पर बैठे। तांगे वाले ने पूछा, हुजूर कहाँ चलूं? गुल साहब ने कहा, छोटे साहब के बंगले पर सरकारी काम से जाना है। तांगे, हुजूर को वहाँ कितनी देर लगेगी? गुल साहब, यहाँ मैं कैसे बता दूं? यह तो हो ही नहीं सकता कि साहब मुझसे बार बार बैठने को कहे और मैं उठकर चला आऊं। सरकारी काम में न जाने कितनी देर लगे। बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, मजाल नहीं कि जो बात कह दूं उससे इनकार कर दें। आदमी को जरूर गरूर ना करना चाहिए, गरूर करना शैतान का काम है। मगर कोई थानेदारों से जवाब तलब कर चुका हूँ, जिसको देखा कि रियाया को ईजा पहुंचाता है उसके पीछे पड़ जाता हूँ। टांगे वाला, हुजूर पुलिस बड़ा अंधेर करती है, जब देखो बेगार, कभी आधी रात को बुला भेजा, कभी फजीर को मरे जाते हैं हुजूर। उस पर हर मोड़ पर सिपाहियों का पैसा चाहिए, ना दे तो झूठा चालान कर दे। गुल खान साहब, सब जानता हूँ जी, अपनी झोपड़ी में बैठा सारी दुनिया की सैर किया करता हूँ, वहीं बैठे बैठे बदमाशों की खबर लिया करता हूँ। देखो, तांगे को बंगले के भीतर न ले जाना, बाहर फाटक पर रोक देना। तांगे वाला, अच्छा हजूर, अच्छा आप देखिए, वह सिपाही मोड़ पर खड़ा है, पैसे के लिए हाथ फैलाएगा, ना दूं तो ललकारेगा, मगर आज कसम कुरान की टका सा जवाब दे दूंगा। हुजूर बैठे हैं तो क्या कर सकता है? गुल साहब, हाँ नहीं नहीं, जरा सी बात पर मैं इन छोटे आदमियों से नहीं लड़ता। पैसे दे देना, मैं तो पीछे से बच्चा की खबर लूंगा, मुअत्तल न करा दूं तो सही। दूबदू गाली गलौज करना, इन छोटे आदमियों के मुंह लगना मेरी आदत नहीं। तांगे वाले को भी यह बात पसंद आई। मोड़ पर उसने सिपाही को पैसे दे दिए, तांगा साहब के बंगले पर पहुंचा और खान साहब उतरे, और जिस पर कोई शिकारी पैर दबा दबा कर चौकन्नी आंखों से देखता हुआ चलता है, उसी तरह आप बंगले में के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। बैरा बरामदे में बैठा था। आपने उसे देखते ही सलाम किया। बैरा, हुजूर तो अंधेर करते हो, सलाम हमको करना चाहिए और आप पहले ही सलाम किया करते हो। गुल गुल साहब, अजी इन बातों में क्या रखा है? खुदा की निगाह में सब इंसान बराबर है। बैरा, हजूर को अल्लाह सलामत रखे, क्या बात कही है। हक तो यह है, पर आदमी अपने को कितना भूल जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे अमले भी इंतजार करते रहते हैं कि हाथ उठावे, साहब को इतला कर दो। गुल साहब कहाँ, आराम में हो तो रहने दो, अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। बैरा, जी नहीं हुजूर, हाजिरी पर से तो कभी के उठ चुके, कागज वागज पढ़ते होंगे। गुल साहब कहाँ, अब इसका तुम्हें अख्तियार है, जैसा मौका हो वैसा करो। मौका महल पहचानना तुम्ही लोगों का काम है। क्या हुआ, तुम्हारी लड़की तो खैरियत से है ना?
बैरा, हाँ हुजूर, अब बहुत मजे में है। जब से हुजूर ने उसके घर वालों को बुलाकर डांट दिया है, तब से किसी ने चू भी नहीं किया। लड़की हुजूर की जान माल को दुआ देती है। बैरे ने साहब को खां साहब की इतला की, और एक क्षण में खां साहब जूते उतारकर साहब के सामने खड़े हुए और सलाम करके फर्श पर बैठ गए। साहब का नाम काटन था। काटन, ओ, यह आप क्या कर रहा है? कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। काटन, नहीं, नहीं, आप हमारा दोस्त है। खान साहब, हुजूर चाहे मेरे को आफ्ताब बना दे, पर मैं तो अपनी हकीकत समझता हूँ। बंदा उन लोगों में नहीं है जो हुजूर के करम से 4 हरफ पढ़कर जमीन पर पाँव नहीं रखते और हुजूर लोगों की बराबरी करने लगते हैं। काटन, खान साहब, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हम आज के 5वें दिन नैनीताल जा रहे हैं, वहां से लौटकर आपसे मुलाकात करेगा। आप तो कई बार नैनीताल गया होगा। अब तो सब रईस लोग वहां रह जाता है। खान साहब, नैनीताल क्या, बरेली तक भी ना गए थे, पर इस समय कैसे कह देते कि मैं वहां कभी नहीं गया। साहब की नज़रों से गिरना जाते साहब समझते कि यह रईस नहीं, कोई चरकटा है। बोले, हाँ हजूर, कई बार हो आया हूँ। काटन, आप कई बार हो आया है, हम तो पहली बार जाता है। सुना बहुत अच्छा शहर है। खान साहब, बहुत बड़ा शहर है हुजूर, मगर कुछ ऐसा बड़ा भी नहीं है। काटन, आप कहाँ ठहरता है? वहाँ होटलों में तो बहुत पैसा लगता है। खान साहब, मेरी हुजूर ना पूछे, कभी कहीं ठहर गया, कभी कहीं ठहर गया। हुजूर के इकबाल से का सभी जगह दोस्त हैं। काटन, आप वहाँ किसी के नाम चिट्ठी दे सकता है कि मेरे ठहरने का बंदोबस्त कर दे। हम किफ़ायत से काम करना चाहता है। आप तो हर साल जाता है, हमारे साथ क्यों नहीं चलता? खान साहब, बड़ी मुश्किल में फंसे, अब बचाव का कोई उपाय ना था। कहना पड़ा, जैसा हुजूर के साथ ही चला चलूंगा, मगर मुझे अभी जरा देर है हुजूर। कार्टन, ओ कुछ परवाह नहीं, हम आपके लिए एक हफ्ता ठहर सकता है। अच्छा सलाम, आज ही आप अपने दोस्त को जगह का इंतजाम करने को लिख दें। आज के 7वें दिन हम और आप साथ चलेगा। हम आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। खान साहब ने सलाम किया और बाहर निकले। तांगे वाले से कहा, कुंवर शमशेर सिंह की कोठी पर चले। कुंवर शमशेर सिंह खानदानी रईस थे। उन्हें अभी तक अंग्रेजी रहन सहन की हवा न लगी थी। 10 बजे दिन तक सोना, फिर दोस्तों और मुसाहिबों के साथ गपशप करना, 2 बजे खाना खाकर फिर सोना, शाम को चौक की हवा खाना और घर आकर 12-1 बजे तक किसी परी का मुजरा देखना, यही उनकी दिनचर्या थी। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें कुछ खबर न होती थी, या हुई तो सुनी सुनाई। खान साहब उनके दोस्तों में थे। जिस वक्त खान साहब कोठी में पहुंचे, 10 बज गए थे। कुंवर साहब बाहर निकले आए थे। मित्रगण जमा थे। खान साहब को देखते ही कुंवर साहब ने पूछा, कहिए खान साहब, किधर से? खान साहब, जरा साहब से मिलने गया था, कई दिन बुला बुला भेजा, मगर फुर्सत ही ना मिलती थी। आज उनका आदमी जबरदस्ती खींच के ले आया, क्या करता, जाना ही पड़ा। कहाँ तक बेरुखी करूं? कुंवर, यार तुम न जाने अफसरों पर क्या जादू कर देते हो कि जो आता है तुम्हारा दम भरने लगता है। मुझे वह मंत्र क्यों नहीं सिखा देते? खान साहब, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि क्यों हुक्काम मुझ पर इतने मेहरबान रहते हैं। आपको यकीन ना आवेगा, मेरी आवाज़ सुनते ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और ले जाकर अपनी खास कुर्सी पर बैठा दिया। कुंवर साहब, अपनी खास कुर्सी पर? खान साहब, हाँ साहब। हैरत में आ गया, मगर बैठना ही पड़ा। फिर सिगार मंगवाया, इलायची, मेवे, चाय, सभी कुछ आ गए। यो कहिए कि खासी दावत हो गई। यह मेहमानदारी देखकर मैं दंग रह गया। कुंवर साहब, तो वह सब दोस्ती भी करना जानते हैं? खान साहब, अजी दूसरा क्या खान के दोस्ती करेगा। अब हद हो गई है कि मुझे अपने साथ नैनीताल चलने को मजबूर किया। कुंवर, सच? खान साहब, कसम कुरान की। हैरान था कि क्या जवाब दूं, मगर जब देखा कि किसी तरह नहीं मानते तो वादा करना ही पड़ा। आज ही के दिन कूच है। कुंवर, क्यों यार, मैं भी चला चलूं तो क्या हर्ज है? खान साहब, सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर क्या बात होगी? कुंवर, भाई, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इससे जाते डर लगता है। आप तो हो आए होंगे? खान साहब, कई बार हो आया हूँ, हाँ, इधर कई साल से नहीं गया।
कुंवर क्यों साहब, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते दम फूल जाता होगा। राधाकांत व्यास बोले, धर्मावतार, चढ़ने को तो किसी तरह चढ़ भी जाइए, पर पहाड़ों का पानी ऐसा खराब है कि एक बार लग गया तो प्राण ही लेकर छोड़ता है। बद्रीनाथ की यात्रा करने जितने यात्री जाते हैं उनमें बहुत कम जीते लौटते हैं, और संग्रहणी तो प्राय सभी को हो जाती है। कुंवर, हाँ सुना तो हमने भी है, पहाड़ों का पानी बहुत लगता है। लाला सुदयाल ने हामी भरी। गोसाई जी ने भी तो पहाड़ के पानी की निंदा की है। लागत अति पहाड़ का पानी, बड़ दुख हो तो न जाई बखाने। खान साहब, तो यह अंग्रेज इतने वहां क्यों जाते हैं साहब? ये लोग अपने वक्त के हुक्मान हैं, इनका कोई काम मतलब से खाली नहीं होता। पहाड़ों की सैर से कोई फायदा ना होता तो क्यों जाते? जरा यह तो सोचिए। व्यास, यही सोचकर तो हमारे रईस अपना सर्वनाश कर रहे हैं। उनकी देखा देखी धन का नाश, धर्म का नाश, बल का नाश होता चला जाता है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती है। लाला, मेरे पिताजी एक बार किसी अंग्रेज के साथ पहाड़ पर गए, वहां से लौटे तो मुझे नसीहत दी कि खबरदार कभी पहाड़ पर न जाना। आखिर क्यों कोई बात न देखी होगी, जभी तो यह नसीहत दी। वाजिद, हुजूर खान साहब जाते हैं, जाने दीजिए, आपको मैं जाने की सलाह न दूंगा। जरा सोचिए, कोसों की चढ़ाई, फिर रास्ता इतना खतरनाक कि खुदा की पनाह, जरा सी पगडंडी और दोनों तरफ कोसों का गड्ढा। नीचे देखा और थर्रा थर्रा कर आदमी गिर पड़ा, और जो कहीं पत्थरों से आग लग गई तो चलिए वारा न्यारा हो गया, जल भुन के कबाब हो गए। खान साहब, और जो लाखों आदमी पहाड़ पर रहते हैं वाजिब, उन्हीं की और बात है भाई साहब। खान साहब, और बात कैसी, क्या वे आदमी नहीं है? वाजिब, लाखों आदमी दिन भर हल जोतते हैं, फावड़े चलाते हैं, लकड़ी फाड़ते हैं, आप करेंगे? आप में इतना दम है, हुजूर उस चढ़ाई पर चढ़ सकते हैं? खान साहब, क्यों नहीं, टटुओं पर जाएंगे। वाजिब, टटुओं पर 6 कोस की चढ़ाई, होश की दवा कीजिए। कुंवर साहब, टट्टुओं पर भाई हमसे ना जाया जाएगा, कहीं टट्टू भड़के तो कहीं के ना रहे। लाला, गिरे तो हड्डियां तक ना मिले। व्यास, प्राण तक चूर चूर हो जाए। वाजिद, खुदाबंद एक जरा सी ऊंचाई पर से आदमी देखता है तो कांपने लगता है, ना कि पहाड़ की चढ़ाई। कुंवर साहब, वहां सड़कों पर इधर उधर ईंटें या पत्थरों की मुंडेर नहीं बनी हुई है। वाजिद, खुदाबंद मंजिलों के रास्ते में मुंडेर कैसे? कौन साहब, आदमी का काम तो नहीं है। लाला, सुना वहां घेंगा निकल आता है। कुंवर, अरे भाई यह बुरा रोग है, तब मैं वहां जाने का काम भी नहीं न लूंगा। खान साहब, आप लाल साहब से पूछे कि साहब लोग तो वहां रहते हैं, उनको घेंगा क्यों नहीं होता है? लाला, वह लोग ब्रांडी पीते हैं, हम और आप उनकी बराबरी कर सकते हैं भला? फिर उनका इकबाल। वाजिद, मुझे तो यकीन नहीं आता कि खान साहब कभी नैनीताल गए हों। इस वक्त डींग मार रहे हैं, क्यों खान साहब? आप कितने दिन वहां रहे? खान साहब, कोई 4 बरस तक रहा था। वाजिद, आप वहां किस मोहल्ले में रहते थे? खान साहब हड़बड़ाकर, जी मैं। वाजिद, आखिर आप 4 बरस कहाँ रहे? खान साहब, देखिए याद आ जाए तो कहूँ। वाजिद, जाइए भी, नैनीताल की सूरत तो देखी नहीं, गप हाँक दी कि वहां 4 बरस तक रहे। खान साहब, अच्छा साहब, आप ही का कहना सही, मैं कभी नैनीताल नहीं गया। बस अब तो आप खुश हुए। कुंवर साहब, आखिर क्या, आखिर क्यों नहीं बताते कि नैनीताल में आप कहाँ ठहरे थे? वाजिद, कभी गए हों तब ना बताएं। खान साहब, कह तो दिया मैं नहीं गया, चलिए छुट्टी हुई, अब आप फरमाइए कुंवर साहब, आपको चलना है या नहीं? ये लोग जो कहते हैं सब ठीक है, वहाँ घेंगा निकल जाता है, वहाँ का पानी इतना खराब है कि खाना बिल्कुल नहीं हजम होता है, वहाँ हर रोज 10-5 आदमी गड्ढे में गिरा करते हैं। अब आप क्या फैसला करते हैं? वहाँ जो मजे हैं वह यहाँ ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। जिन हुक्काम के दरवाजे पर घंटों खड़े रहने पर भी मुलाकात नहीं होती, उनसे वहाँ 24 घंटे का साथ रहेगा। बीसों के साथ झील में सैर करने का मजा अगर मिल सकता है तो वहीं अजी सैकड़ों अंग्रेजों से दोस्ती हो जाएगी। 3 महीने वहां रहकर आप इतना नाम हासिल कर सकते हैं जितना यहाँ जिंदगी भर भी ना होगा। बस और क्या कहूँ कुंवर साहब,
वहाँ बड़े बड़े अंग्रेजों से मुलाकात हो जाएगी। खान साहब जनाब, दावतों के मारे आपको दम मारने की मोहलत न मिलेगी। कुंवर साहब, जी तो चाहता है कि एक बार देख ही आए। खान साहब, तो बस तैयारी कीजिए। सवाजन ने जब देखा कि कुंवर साहब नैनीताल जाने के लिए तैयार हो गए तो सबके सब हाँ में हाँ मिलाने लगे। व्यास पर्वत कंदराओं में कभी कभी रोगियों के दर्शन हो जाते हैं। लाला, हाँ साहब, सुना है 200-200 साल के योगी वहाँ मिलते हैं। जिसकी ओर एक बार आंख उठाकर देख लिया उसे चारों पदार्थ मिल गए। वाजिद, मगर हुजूर चलें तो इस ठाट से चलें कि वहाँ के लोग भी कहें कि लखनऊ के कोई रईस आए हैं। लाला, लक्ष्मी हथनी को जरूर ले चलिए। वहाँ कभी किसी ने हाथी की सूरत काहे को देखी होगी। जब सरकार सवार होकर निकलेंगे और गंगा जमुनी हौदा चमकेगा तो लोग दंग हो जाएंगे। व्यास, एक डंका भी हो तो पूछा क्या पूछना। कुंवर साहब, नहीं साहब, मेरी सलाह डंके की नहीं है, देश देखकर भेष बनाना चाहिए। लाला, हाँ, डंके की सलाह तो मेरी भी नहीं है, पर हाथी के गले में घंटा जरूर हो। खान साहब, जब तक वहाँ किसी दोस्त को तार न दे दीजिए कि मेरा पूरा बंगला ठीक कर रखे, छोटे साहब को भी उसी में ठहरा लेंगे। कुंवर साहब, वह हमारे साथ क्यों ठहरने लगे, अफसर हैं। खान साहब, उनको लाने का जिम्मा हमारा है, खींच खींच कर किसी न किसी तरह ले ही आऊंगा। कुंवर, अगर उनके साथ ठहरने का मौका मिले तब तो मैं समझू नैनीताल का जाना पारस हो गया। एक हफ्ता गुजर गया, सफर की तैयारियां हो गई। प्रातःकाल कार्टन साहब का खत आया कि आप हमारे यहाँ आएंगे या मुझसे स्टेशन पर मिलेंगे। कुंवर साहब से कुंवर साहब ने जवाब लिखवाया कि आप इधर ही आ जाइएगा, स्टेशन का रास्ता इसी तरफ से है, मैं तैयार रहूंगा। यह खत लिखवाकर कुंवर साहब ने अंदर गए तो देखा कि उनकी बड़ी साली रामेश्वरी देवी बैठी हुई है। उन्हें देखकर बोली, क्या आप सचमुच नैनीताल जा रहे हैं। कुंवर, जी हाँ, आज रात की तैयारी है। रामेश्वरी, अरे आज ही रात को यह नहीं हो सकता, कल बच्चे का मुंडन है, मैं एक न मानूंगी, आप ही ना होंगे तो लोग आकर क्या करेंगे। कुंवर साहब, तो आपने पहले ही क्यों ना कहला दिया, पहले तो मालूम होता तो मैं कल जाने का इरादा ही क्यों करता। रामेश्वरी, तो इसमें लाचारी की कौन सी बात है, कल ना सही, 2-4 दिन बाद सही। कुंवर साहब, साहब की पत्नी सुशीला देवी बोली, हाँ और क्या, 2-4 दिन बाद ही जाना क्या साइट टली है। कुंवर साहब, आहा, छोटे साहब से वादा कर चुका हूँ, वह रात ही को मुझे लेने आएंगे, आखिर वह अपने दिल में क्या कहेंगे। रामेश्वरी, ऐसे ऐसे वादे हुआ ही करते हैं, छोटे साहब के हाथ कुछ बिक तो गए नहीं हो। कुंवर साहब, मैं क्या कहूँ कि कितना मजबूर हूँ, बहुत लज्जित होना पड़ेगा। रामेश्वरी, तो गोया जो कुछ है वह छोटे साहब ही हैं, मैं कुछ नहीं। कुंवर साहब, आखिर साहब से क्या कहूँ, कौन बहाना करूँ। रामेश्वरी, कह दो कि हमारे भतीजे का मुंडन है, हम 1 सप्ताह तक नहीं चल सकते, बस छुट्टी हुई। कुंवर साहब हंसकर, कितना आसान कर दिया आपने इस समस्या को, ऐसा हो सकता है कहीं कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूंगा। सुशीला, क्यों, हो सकने को क्या हुआ, तुम उसके गुलाम तो नहीं हो। कुंवर साहब, तुम लोग बाहर से निकलती बैठती नहीं हो, तुम्हें क्या मालूम कि अंग्रेजों के विचार कैसे होते हैं। रामेश्वरी, अरे भगवान, आखिर उसके कोई लड़का वाला है या निगौड़ नाठा है। त्योहार और व्यवहार हिंदू मुसलमान सबके यहाँ होते हैं। कुंवर साहब, भाई हमसे कुछ करते धरते नहीं बनता। रामेश्वरी, हमने कह दिया, हम जाने नहीं देंगे, अगर तुम चले गए तो मुझे बड़ा रंज होगा, तुम्ही लोगों से तो महफिल की शोभा होगी, और अपना कौन बैठा हुआ है। कुंवर साहब, अब तो साहब को लिख भेजने का भी मौका नहीं है, वह दफ्तर चले गए होंगे, मेरा सब असबाब बच चुका है, नौकरों को पेशगी रुपया दे चुका हूँ, चलने की तैयारी करें, अब कैसे रुक सकता हूँ। रामेश्वरी, कुछ भी हो, जाने ना पाओगे। सुशीला, 2-4 दिन बाद जाने में ऐसी कौन सी बड़ी हानि हुई जाती है, वहाँ कौन लड्डू धरे हुए है। कुंवर साहब बड़े धर्म संकट में पड़े, अगर नहीं जाते तो छोटे साहब से झूठे पड़ते, वह अपने दिल में कहेंगे कि अच्छे बेहुदे आदमी के साथ पाला पड़ा, अगर जाते हैं तो स्त्री से बिगाड़ होती है, साली मुंह फुलाती है,
इसी चक्कर में पड़े हुए बाहर आए तो मियाँ वाजिद बोले, हुजूर इस वक्त कुछ उदास मालूम होते हैं। व्यास, मुद्रा तेजहीन हो गई है। कुंवर साहब, भाई कुछ ना पूछो, बड़े संकट में हूँ। वाजिद, क्या हुआ हुजूर, कुछ फरमाइए तो। वाजिद, कुंवर साहब, यह भी एक विचित्र ही देश है। व्यास, धर्मावतार, प्राचीन काल से यह ऋषियों की तपोभूमि है। लाला, क्या कहना है, संसार में ऐसा देश दूसरा नहीं। कुंवर, जी हाँ, आप जैसे गोप और किस देश में होंगे, बुद्धि तो हम लोगों को भी छू नहीं गई। वाजिद, हुजूर अगले के पीछे तो हम लोग लठ लिए फिरते हैं। व्यास, धर्मावतार, कुछ कहते नहीं बनता, बड़ी हीन दशा है। कुंवर साहब, नैनीताल जाने को तैयार था, अब बड़ी साली कहती है कि मेरे बच्चे का मुंडन है, मैं न जाने दूंगी। चले जाओगे तो मुझे रंज होगा, बतलाइए अब क्या करूं। ऐसी मूर्खता और कहाँ देखने में आएगी। मुझे मुंडन नहीं करेगा। नाच तमाशा देखने वालों की शहर में कमी नहीं, एक मैं ना होऊंगा ना सही, मगर उनको कौन समझाए। व्यास, दीन बंधु नारी हर तो लोक प्रसिद्ध ही है। कुंवर, अब यह सच कि छोटे साहब से क्या कहना, क्या बहाना किया जाएगा। वाजिद, बड़ा नाजुक मामला आ पड़ा हुजूर। लाला, हकीम का नाराज हो जाना बुरा है। वाजिद, हकीम मिट्टी का भी हो फिर भी हकीम ही है। कुंवर साहब, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लाला हुजूर, अब बाहर न बैठे, मेरी तो यही सलाह है, जो कुछ सिर पर पड़ेगी हम ओढ़ लेंगे। वाजिद, अजीब पसीने की जगह खून गिरा देंगे, नमक खाया है कि दिल लगी है। लाला, हाँ मुझे भी यही मुनासिब मालूम होता है। आप लोग कह दीजिए बीमार हो गए हैं। अभी कहीं अभी यही बातें हो रही थी कि खिदमतगार ने आकर हाँफते हुए कहा, सरकार को आया है, कौन सरकार का बुलावत है। कुंवर, कौन है, पूछा नहीं। खिदमतगार, को रंगरेज है, सरकार लाल लाल मुंह है, घोड़ा पर सवार है। कुंवर, कहीं छोटे साहब तो नहीं है। भाई मैं तो भीतर जाता हूँ, अब आबरू तुम्हारे हाथ है। कुंवर साहब ने तो भीतर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वाजिद अली ने खिड़की से झांक कर देखा तो छोटे साहब खड़े थे, हाथ पांव फूल गए। अब साहब के सामने कौन जाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, एक दूसरे को ठेल रहा है। लाला, बढ़ जाओ। वाजिद अली, देखो क्या कहते हैं। वाजिद, आप ही क्यों नहीं चले जाते। लाला, वह भी आदमी ही तो है, कुछ खा तो न लाएगा जाएगा। वाजिद, तो चले क्यों नहीं जाते। काटन साहब 2-3 मिनट खड़े रहे, अब यहाँ से कोई ना निकला तो बिगड़कर बोले, यहाँ कौन आदमी है। कुंवर साहब से बोलो, कार्टन साहब खड़ा है। मियाँ वाजिद बौखलाए हुए आगे बढ़े और हाथ बांधकर बोले, खुदाबंद कुंवर साहब ने आज बहुत देर से खाना खाया तो तबीयत कुछ भारी हो गई है, इस वक्त आराम में है, बाहर नहीं आ सकते। कार्टन, ओह तुम यह क्या बोलता है, वह तो हमारे साथ नैनीताल जाने वाला था, उसने हमको खत लिखा था। वाजिद, हाँ हुजूर, जाने वाले तो थे पर बीमार हो गए। कार्टन, बहुत रंज हुआ। वाजिद, हुजूर इत्तेफाक है। कार्टन, हमको बहुत अफसोस है। कुंवर साहब से जाकर बोलो, हम उनको देखना मांगता है। वाजिद, हुजूर बाहर नहीं आ सकते। कार्टन, कुछ परवाह नहीं, हम अंदर जाकर देखेगा। कुंवर साहब दरवाजे से चिपटे हुए कार्टन साहब की बातें सुन रहे थे। नीचे की सांस नीचे थी, ऊपर की ऊपर। कार्टन साहब की बातें कार्टन साहब को घोड़े से उतरकर दरवाजे की तरफ आते देखा तो गिरते पड़ते दौड़े और सुशीला से बोले, दुष्ट मुझे देखने घर में आ रहा है, मैं चारपाई पर लेट जाता हूँ, चटपट लिहाफ निकलवाओ और मुझे ओढ़ा दो। 10-5 शीशियाँ लाकर इस गोल मेज पर रखवा दो। इतने में वाजिद अली ने द्वार खटखटा कर कहा, महरी दरवाज़ा खोल दो, साहब बहादुर कुंवर साहब को देखना चाहते हैं। सुशीला ने लिहाफ मांगा पर गर्मी के दिन थे, जोड़े के कपड़े संदूकों में बंद पड़े थे। चटपट संदूक खोलकर 2-3 मोटे मोटे लिहाफ निकालकर कुंवर साहब को उड़ा दिए। फिर अलमारी से कई शीशियां और कई बोतल निकालकर मेज पर चुन दिए और महरी से कहा,
जाकर किवाड़ खोल दो, मैं ऊपर चली जाती हूँ। काटन साहब जो ही कमरे में पहुंचे, कुंवर साहब ने लिहाफ से मुंह निकाल लिया और कराहते हुए बोले, बड़ा कष्ट है हुजूर, सारा शरीर फूका जाता है। काटन, आप दोपहर तक तो अच्छा था। खान साहब हमसे कहता था कि आप तैयार हैं, कहाँ दर्द है? कुंवर, हुजूर पेट में बहुत दर्द है, बस यही मालूम होता है कि दम निकल जाएगा। काटन, हम जाकर सिविल सर्जन को भेज देता है, वह पेट का दर्द अभी अच्छा कर देगा, आप घबराए नहीं, सिविल सर्जन हमारा दोस्त है। काटन चला गया तो कुंवर साहब फिर बाहर आ बैठे, रोजा बख्शाने गए थे, नमाज पड़ी। अब यह फिक्र पैदा हुई कि सिविल सर्जन को कैसे टाला जाए। कुंवर, भाई यह तो नई बला गले पड़ी, वाजिद कोई जाकर खां साहब को बुला लाओ, कहना अभी चलिए, ऐसा न हो कि वह देर करे और सिविल सर्जन यहाँ सिर पर सवार हो जाए। लाला, सिविल सर्जन की फीस भी बहुत होगी। कुंवर, अजी तुम्हें फीस की पड़ी है, यहाँ जान आफत में है, अगर 100-200 देकर गला छूट जाए तो अपने को भाग्यवान समझो। वाजिद अली ने फिटन तैयार कराई और खां साहब के घर पहुंचे, देखा तो वह असबाब बंधवा रहे थे। उनसे सारा किस्सा बयान किया और कहा, अभी अभी चलिए, आपको बुलाया है। खान साहब, मामला बहुत टेढ़ा है, बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी, कसम खुदा की तुम सबके सब गर्दन मार देने के लायक हो, जरा सी देर के लिए मैं टल क्या गया कि सारा खेल ही बिगाड़ दिया। वाजिद, खान साहब हमसे तो उड़िए नहीं, कुंवर साहब बौखलाए हुए हैं, 2-400 का वारा न्यारा है, चलकर सिविल सर्जन को मना कर दीजिए। खान साहब, चलो शायद कोई तरकीब सूझ जाए। दोनों आदमी सिविल सर्जन की तरफ चले, वहां मालूम हुआ कि साहब कुंवर साहब के मकान पर गए। फौरन फिटन घुमा दी और कुंवर साहब की कोठी पर पहुंचे। देखा तो सर्जन साहब अनेमा लिए हुए कुंवर साहब की चारपाई के सामने बैठे हुए हैं। खान साहब, मैं तो हुजूर के बंगले से चला आ रहा हूँ, कुंवर साहब का क्या हाल है? डॉक्टर, पेट में दर्द है, अभी पिचकारी लगाने से अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर अब दर्द बिल्कुल नहीं है, मुझे कभी कभी यह मर्ज हो जाता है और आप अच्छा हो जाता है। डॉक्टर, ओह आप डरता है, डरने की कोई बात नहीं है, आप 1 मिनट में अच्छा हो जाएगा। कुंवर, हुजूर मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं है, यह सब आदमी यहाँ से हट जाए, हम 1 मिनट में अच्छा कर देगा। खान साहब ने डॉक्टर के कान में कहा, हुजूर अपनी रात की डबल फीस और गाड़ी का किराया लेकर चले जाएं, इन रईसों के फेर में न पड़े, यह लोग 12 महीने इसी तरह बीमार रहते हैं, 1 हफ्ते तक आकर देख लिया कीजिए। डॉक्टर साहब की समझ में यह बात आ गई, कल फिर आने का वादा करके चले गए। लोगों के सिर से टला बला टली, खान साहब की कारगुजारी की तारीफ होने लगी। कुंवर, खान साहब आप बड़े सही वक्त पर काम आए, जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। खान साहब, जनाब 200 चटाने पड़े, कहता था छोटे साहब का हुक्म है, मैं बिना पिचकारी लगाए ना जाऊंगा। अंग्रेजों का हाल तो आप जानते हैं, बात के पक्के होते हैं। कुंवर साहब, यह भी कह दिया ना कि छोटे साहब को मेरी बीमारी की इतला कर दें और कह दें वह सफ़र करने लायक नहीं है। खान साहब, हाँ साहब, और रुपये दिए किस लिए? क्या मेरा कोई रिश्तेदार था? मगर छोटे साहब को बड़ी होगी तकलीफ, बेचारे ने आपको बंगले के आसरे पर होटल का इंतजाम भी न किया था, मामला बेढब हुआ। कुंवर कुंवर साहब, तो भाई मैं क्या करता, आप ही सोचिए। खान साहब, यह चाल उल्टी पड़ी, जिस वक्त कार्टन साहब यहाँ आए थे आपको उनसे मिलना चाहिए था, साहब कह देते, आज एक सख्त जरूरत से रुकना पड़ा, लेकिन खैर मैं साहब के साथ रहूँगा, कोई न कोई इंतजाम हो ही जाएगा। कुंवर साहब, क्या अभी आप अब जाने का इरादा ही कर रहे हैं? हलब से कहता हूँ, मैं आपको न जाने दूंगा, यहाँ न जाने कैसी पड़ी है। खान साहब, आप अपने साथ मुझे भी डुबाना चाहते हैं? छोटे साहब आपसे नाराज भी हो जाएं तो क्या कर लेंगे, लेकिन मुझसे नाराज हो गए तो खराब ही कर डालेंगे। कुंवर साहब, जब तक हम जिंदा हैं भाई साहब, आपको कोई तिरछी नज़र से नहीं देख सकता, जाकर छोटे साहब से कहिए कुंवर साहब की हालत अच्छी नहीं है। मैं अब नहीं जा सकता, इसमें
मेरी तरफ से भी उनका दिल साफ हो जाएगा और आपकी दोस्ती देखकर आपकी और इज्जत करने लगेगा। खान साहब, अब वह इज्जत करे या ना करे, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं भी इतना बेमुरौवत नहीं हूँ कि आपको छोड़कर चला जाऊँ। यह तो हो ही नहीं सकता। ज़रा देर के लिए घर चला गया, इसका तो इतना तावना देना पड़ा, नैनीताल चला जाऊँ तो शायद कोई आपको उठा ही ले जाए। कुंवर साहब, मज़े से 2-4 दिन जलसे देखेंगे, नैनीताल में यह मज़े कहाँ मिलते व्यास जी। आप तो यूँ नहीं बैठा जाता, देखिए आपके भंडार में कुछ है, 2-4 बोतलें निकालिए, कुछ रंग जमे और पर्वत यात्रा की सफ़र शुरू करें। धन्यवाद।